हेलो बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका शाश्वत क्लासेस में, जो कि है अतुल स्नेही चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ की। तो आज हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि दिया है किसने? न्यूटन ने। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के पहले हमें एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, जो कि है मोमेंटम। आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं। इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम बेसिकली होता क्या है? अब हम पढ़ाई कर रहे हैं मोशन के नियमों की, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, गति के नियम पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जिस भी ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे वो कैसा होगा? मोशन में होगा। तो एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, एक ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, मोशन में है, तो उसके अंदर क्या होगा? डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो मास होगा ही होगा, और इस मास के साथ साथ कुछ ना कुछ उसके अंदर वेलोसिटी होगी। तो मास और वेलोसिटी टुगेदर जब कोई इम्पैक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक साथ मिलकर के कोई इम्पैक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। अभी ये बात आपको एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगी, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? मोमेंटम। और इसको डिफाइन करते हैं हम किस चीज से? स्मॉल पी से। फॉर्मुलेटिवली अगर बोले, फॉर्मुलेटिवली इसको लिखेंगे कैसे? तो स्मॉल p इज इक्वल टू m इंटू बी। ओबियसली m को अपन केजी में डिनोट करते हैं, किलोग्राम, b को अपन मीटर पर सेकंड में डिनोट करते हैं। तो ये इसकी यूनिट भी आ गई अपने पास। अच्छा, मोमेंटम क्या बताया है? इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। इस चीज को हम एग्जाम्पल से जब समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम कहना क्या चाहते हैं। हम 2-3 एग्जाम्पल्स एक साथ लेके पढ़ेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल, एक बुलेट है। बुलेट कैसी होती है? बहुत ही छोटी होती है। बुलेट कैसी होती है? बहुत ही छोटी होती है साइज में। इसका मास कैसा होता है? वेरी लेस। ओके, लेकिन इसकी वेलोसिटी कैसी होती है? एक बुलेट है, उसका मास कैसा है? वेरी लेस है, और उसकी वेलोसिटी कैसी है? वेरी हाई है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जो भी इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट का जितना भी प्रभाव जनरेट हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जितनी भी शक्ति लगा पा रहा है, वो डिपेंड करेगा उसके मास और वेलोसिटी पे। हिंदी वाली भाषा में, सीधे सीधे टर्म्स में अगर समझे, व्यवहारिक भाषा में, तो किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी उसका प्रभाव जनरेट करेंगे ओबियसली। तो कोई बुलेट है, उसका मास तो बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। जब ये किसी व्यक्ति को अपन मार देते हैं, है ना, किसी को लग जाती है, दूर से फायरिंग हो रही है और किसी को लग जाती है, तो ये कैसी हो सकती है? उसकी डेथ भी हो सकती है इस चीज़ से, वो घायल हो सकता है। तो ये कैसा इम्पैक्ट कैसा डालती है? बहुत ज़्यादा डालती है। क्यों डालती है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कैसी थी? बहुत ज़्यादा थी। अगर इसमें वेलोसिटी 0 कर दी जाए तो क्या ये बुलेट इतना इम्पैक्ट डाल पाएगी? बिल्कुल नहीं डाल पाएगी। हम बुलेट से खेलते रहेंगे, कैच कैच खेल सकते हैं। तो वही चीज़ है कि इम्पैक्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन पे। सेम चीज़ अगर कोई ट्रक है, ट्रक का मास कैसा होता है? बहुत ज़्यादा। इसी के साथ हम एक एग्जांपल लेते हैं स्कूटर का। तो स्कूटर का मास एज कंपेयर टू ट्रक कैसा है? लेस है। अब आप खड़े हुए हैं, है ना, आप जनरली खड़े हुए हैं, और ट्रक वाले ने अपना ट्रक क्या किया? बैक करने की कोशिश की। अभी उसका मास ज्यादा है, ठीक है, वेलोसिटी उसकी कम है, ज्यादा नहीं है वेलोसिटी,
क्योंकि वो रिवर्स कर रहा है और बहुत ही आराम से कर रहा है, तो वेलोसिटी उसकी कैसी है, कम है, मास ज़्यादा है। लेकिन वो इम्पैक्ट कैसा डालेगा, उसका इम्पैक्ट कैसा आएगा, आपको कैसी टक्कर लगेगी, टक्कर कैसी लगेगी, बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है। अब स्कूटर की अगर बात करें, कोई स्कूटी है तो उसका मास कैसा है, एज कंपेयर टू ट्रक कम है, और उसकी वेलोसिटी कैसी ले ली अपन ने, थोड़ी सी ज़्यादा ले ली, है ना। तो ट्रक से तो ज़्यादा ही ले ली। ट्रक अगर 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बैक कर रहा था तो ये और भी, ये 7 मीटर 10 मीटर कुछ भी ले लिया। तो इसका इम्पैक्ट कैसा होगा, अगर आप पीछे खड़े हैं तो इसका जो टक्कर होगी वो कैसी होगी, थोड़ी सी कम इम्पैक्टफुल होगी। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम एक इम्पैक्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के द्वारा डाला जाता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से डाला जाता है, तो वो क्या हो गया, मोमेंटम। अब इसी से आगे निकल के आएगी डेफिनेशन किसकी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार जो रेट चेंज इन मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड के। अभी ये तो डेफिनेशन हो गई, इसको हम समझते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जिस दर से चेंज हो रहा है, जिस रेट से चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज होना मतलब मास तो चेंज होता नहीं है, चेंज क्या हो रहा होगा वहां पे, वेलोसिटी। क्योंकि अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर मास होगा और वेलोसिटी होगी, और मोमेंटम को हमने पी से डिनोट किया था, m इंटू वी। तो इन्होंने बोला है कि इसका अगर p चेंज हो रहा है, जिस रेट से p चेंज हो रहा है, p चेंज होना मतलब मास तो चेंज होगा नहीं, चेंज क्या हो रही है, वेलोसिटी। तो जिस रेट से p चेंज हो रहा है उतनी ही उस पर क्या लगाई जा रही है, फोर्स लगाई जा रही है, और उतनी ही फोर्स क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। अच्छा, मैंने ये एक्स्ट्रा टर्म क्यों ऐड कर दिया कि उतनी ही फोर्स जनरेट हो रही है, क्योंकि इसकी पहली क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं कि बैलेंस फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स जितना लगेगा उसके अपोजिट में उतना ही फोर्स लगेगा, तभी वो एक यूनिफॉर्म मोशन में रन करेगी, ऑब्जेक्ट जो होगा तभी ये यूनिफॉर्म मोशन में रन करेगा। तो यहाँ पे भी कि एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, किसी ऑब्जेक्ट पर यहाँ से फोर्स लग रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, इसका m और v है, ये भी तो इस डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस करेगा, इसका m और v, है ना। तो इस सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या हो गई कि द रेट चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। जिस फोर्स से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, जितना फोर्स हम ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं उतनी ही दर के साथ इसका m और v क्या होगा, चेंज होगा। तो ऑब्वियसली m तो चेंज होता नहीं है, v चेंज होगा, इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, चेंज होगी। तो क्योंकि हम गति के नियम पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, पहले में, अब मैं दोनों को समराइज करके आपको बताती हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में दोनों को एक साथ बता देती हूँ तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। पहला लॉ और दूसरा लॉ। पहला लॉ क्या बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर रेस्ट कर रहा है
तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर मोशन कर रहा है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा? कब तक? जब तक, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनटिल अनलेस, है ना? अनटिल अनलेस, मैं आपको प्रॉब्लम ना हो इंग्लिश और हिंदी में। तो जब तक कि उस पर क्या ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? क्योंकि हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि मोशन कर रही है कोई चीज तो उसको रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ही लगानी पड़ेगी। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है? कोई ऑब्जेक्ट कैसा? मोशन में है, तो वो क्या करेगा? वो इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेगा। ये क्या करेगा? इट विल प्रोड्यूस सम इम्पैक्ट। और वो इम्पैक्ट कैसा होगा? वो इम्पैक्ट होगा उसके मास और मास एंड वेलोसिटी पर निर्भर करेगा। अपन ने एग्जाम्पल्स भी देख लिए। एग्जाम्पल्स कौन कौन से देखे? कि भैया बुलेट तो बड़ी छोटी सी होती है, उसका मास बहुत कम होता है, लेकिन उसमें वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा इम्पैक्ट प्रोड्यूस करती है ना? ट्रक का एग्जाम्पल लिया, स्कूटर का एग्जाम्पल लिया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आएंगे आपके किस चीज में? मोमेंटम में, और आगे चल के किस में इंक्लूड हो जाएंगे? न्यूटन के सेकंड लॉ में। तो सेकंड लॉ क्या कह रहा है? द रेट चेंज, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये मोमेंटम की डेफिनेशन थी यहाँ पर, उसके बाद आएगा कि मोमेंटम चेंज होता है कैसे? फोर्स के अनुसार। तो द रेट चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंगली किसके अकॉर्डिंगली? फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स अप्लाइड किया गया था उसके अकॉर्डिंगली ये रेट चेंज होता है मोमेंटम में। मेरे ख्याल में आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और सेकंड लॉ के। सेकंड लॉ के एग्जांपल्स हैं आपके, एक तो जो एथलीट्स होते हैं जो हाई जंप करते हैं उनको स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराया जाता है, जो जनरली रेत वाला होता है, सैंड सरफेस होता है, और हार्ड कोर्ट पे वो नहीं कूदते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि जब वो कूदते हैं ना, ये एक हार्ड सरफेस है सपोज, तो जो हाई जंपर है उसके साथ जैसे ही वो इस पे कूदेगा तो सडनली इसकी जो भी है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब अगर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है तो ये जिस फोर्स से यहाँ पे कूदा था उसको बैलेंस करने के लिए ये जो सरफेस है फोर्स लगाएगा, है ना? ये जो सरफेस है फोर्स लगाएगा। ये बहुत सारे फोर्स से कूदा यहाँ पे, और इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अपन ने पहले ही देख लिया है कि हम धरती पे भी चलते हैं तो हम धरती को पुश करते हैं बैकवर्ड, हम एक फोर्स लगा रहे हैं, और धरती भी हमारे ऊपर क्या कर रही है? एक फोर्स लगा रही है, तभी हम यूनिफॉर्मली चल पा रहे हैं। तो ये पूरे फोर्स के साथ कूदा और वेलोसिटी सडनली जीरो हो गई, और यहाँ पे उतना ही, क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत हाई था, एम और वी कैसा था? हाई था, क्योंकि ये हाई वेलोसिटी से कूदा था, मास तो इसमें था ही है। उतना ही धरती ने फोर्स लगाया, तो इसको क्या है? उतना फोर्स जब लगेगा तो इसको क्या लग जाएगी? चोट लग जाएगी। तो इसको क्या दिया जाता है? अब सॉफ्ट सरफेस, मतलब सैंड सरफेस एज कंपेयर टू दिस, ठीक है? इस वाले सरफेस पे जब ये कूदेगा तो ये धीरे धीरे जाके, मतलब भी यहाँ से जाके यहाँ पे कैसी होगी? भी जीरो होगी। तो फोर्स का इम्पैक्ट जो होगा वो कैसा होगा? इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम होगा, यहाँ से कम, क्योंकि एम और वी कैसा है? यहाँ पे कम है एज कंपेयर टू दिस। तो ये वाला जो फोर्स लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए कैसा लगेगा? इसकी तुलना में कम लगेगा, तो इसको कैसा? कम दर्द होगा। तो पहला एग्जांपल तो ये एथलीट वाला होता है, ओके।
दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका किस चीज का? सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। दूसरा है कि क्रिकेटर एक बॉल कैच करता है। क्रिकेटर कैचेज अ बॉल। अब वो कैसे बॉल कैच करता है? ये क्रिकेटर के हाथ है सपोज, मेरे को बनाने तो नहीं आते पर बना रही हूँ। ओके, तो ये क्रिकेटर के हाथ है और ये यहाँ से क्या आ रही है? बॉल आ रही है ऐसे। अब होता क्या है ना, अब होता क्या है कि ये बॉल बहुत ही हाई वेलोसिटी से आ रही है। इसका मास भले ही कम है पर वेलोसिटी ज्यादा है। मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मोमेंटम कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। अब ज्यादा मोमेंटम से आ रही है, अपन ने पढ़ा ही है, ज्यादा मोमेंटम ज्यादा इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ज्यादा मोमेंटम से आ रही है और सडनली जाके ये यहाँ पे अगर इसने ऐसे कैच कर लिया और ऐसे बंद कर लिया तो ये सडनली भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से रेट चेंज कैसा हो जाएगा? बहुत हाई हो जाएगा रेट चेंज। उतने रेट चेंज के लिए अपन ने डेफिनेशन ही पढ़ी है, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो ये रेट चेंज बहुत ज्यादा हो जाएगा कि सीधा भी से कैसा हो गया? सीधा 0। रेट चेंज क्या होता है? जब आप भी में से ये वाला भी माइनस करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, वही तो रेट चेंज है। तो रेट चेंज हो गया कैसा? बहुत ज्यादा। यहाँ से सडनली 0 हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये हाथों ने कैसा ज्यादा फोर्स लगाया, तो इनमें क्या हुआ? ज्यादा दर्द हुआ। तो क्रिकेटर क्या करता है कि जो बॉल होती है ना उसको थोड़ा पीछे ले आता है ना। ये उसके हाथ है जो भी है, व्हाटएवर, अच्छे नहीं बने हैं, तो ये उसको पीछे ले आता है बैकवर्ड में। और बैकवर्ड में लाने पर क्या होता है कि वो मोमेंटम कैसा कर जाता है? स्लोज कर देता है। यहाँ से धीरे धीरे होता होता इसका रेट चेंज जो है डेल्टा पी जो है वो लेस हो जाता है। तो जो इम्पैक्ट है फोर्स का वो कैसा रहेगा? वो भी लेस रहेगा और इसको क्या है? कम दर्द होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों एग्जाम्पल्स हैं और ये आपको आने ही चाहिए। पहले लॉ के एग्जाम्पल्स एक क्वाइन वाला था कि क्वाइन और वो इनर्शिया में भी इंक्लूडेड था। बस और कार में हम बैठे रहते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल था लगेज को टाई करने का, वो इनर्शिया का भी था और पहले लॉ का भी था। तो ऐसे ही सेकंड लॉ के भी एग्जाम्पल्स आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, आने ही चाहिए। चलिए हम इसको रब करते हैं और थर्ड लॉ पे जाते हैं। जस्ट अ मिनट। अच्छा, एक दो पॉइंट्स रह गए हैं। हमने सेकंड लॉ तो पढ़ लिया, मोमेंटम भी पढ़ लिया। थोड़ा सा फोर्स के बारे में बता देती हूँ, उसकी यूनिट क्या होती है, वो कैसी क्वांटिटी है, और उसके साथ ही हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं सेकंड लॉ को। तो फोर्स की यूनिट जो है वो क्या है? न्यूटन है। अभी अपन प्रूफ कर लेंगे कि कैसे। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिलहाल मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आती है। बाकी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज होती हैं उनको मापने के लिए हम दो तरह का क्राइटेरिया रखते हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज और एक वेक्टर क्वांटिटीज, कि वो किस कैटेगरी में आती हैं। स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनका सिर्फ मापन करते हैं। जैसे समय हुआ, जैसे तापमान हुआ, उसका हम सिर्फ मापन करेंगे। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें हम हमेशा दिशा की बात करेंगे, हमेशा डायरेक्शन की बात करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनमें ऑलवेज क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनमें हम हमेशा दिशा की बात करें कि वो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही है, एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये सब हम वेक्टर क्वांटिटीज, जहां पे भी हम डायरेक्शन की बात करने लगे और क्वांटिटी की बात करने लगे वो सारी वेक्टर में आएंगी। तो फोर्स भी उनमें से एक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है।
तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया था, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। हम वही चीज लिख देते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। और जब भी हम किसी के रेट चेंज की बात करते हैं, हम समय के साथ बात करते हैं। किसी चीज में बदलाव आना मतलब समय के साथ ही तो उसको कैलकुलेट करेंगे, टाइम के साथ। तो ये सिंबल होता है, इस सिंबल डेल्टा का, डेल्टा पी अपॉन टी। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी माइनस यू अपॉन टी। अब आप बोलेंगे ये v माइनस यू अपॉन टी क्या है, ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसको यहाँ बता देती हूँ। ये एक्चुअली क्या था, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी माइनस एम यू अपॉन टी। क्योंकि p क्या था, एम भी, तो एक हमारे पास फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू भी, और एक होगा इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू। इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा पी है अपॉन टी, और ये चीज मैंने यहाँ क्या कर दी, m को कॉमन ले लिया। अच्छा, हमें पता क्या है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन होता है द रेट चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस एक इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग में कितनी थी, फाइनली जाके कितनी थी, दोनों का अंतर डिवाइडेड बाई समय। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। आप मैं इसके बाद वाली जो क्लास लूंगी, ये सारे छोटे छोटे टर्म्स एक बार आपको अच्छे से बता दूंगी। तो v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन जो है, यहाँ पे अपन देख ही रहे हैं कि ये m को अगर कॉमन ले लिया तो ये लिखा तो है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। अब f को इक्वल टू के टर्म्स में लाना है, तो f इज इक्वल टू के एम ए। ये k जो है एक कांस्टेंट है, और हम इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। k इज इक्वल टू 1, k इज अ कांस्टेंट। अब हमें क्या निकालना है, ये न्यूटन। तो हम इसी फॉर्मूले से ये न्यूटन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ बता देती हूँ कैसे निकालेंगे। F इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, तो हम न्यूटन निकाल रहे हैं कि फोर्स की यूनिट जो न्यूटन है वो कैसे निकलती है। तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। मास किस में ले रहे हैं अपन, केजी में। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन क्या निकल के आ गई अपने सामने, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जो हम पहली ही क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाएंगे, वो उतनी ही अमाउंट में एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाएगी, है ना। हम अगर पैर रख रहे हैं तो धरती हम पे फोर्स लगा रही है, हम किसी ऑब्जेक्ट को पिक कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, अदरवाइज वो फॉल डाउन हो जाता है ना। तो अगर कोई चीज बैलेंस में है ना, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही लग रहा है उस पर। ओके, तो ये सिंपल सा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, और इसका बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल है रिकॉइल। रिकॉइल रिकॉइल किस चीज में, गन वाले। अब क्या होता है, एक जो गनर होता है, एक गन चलाने वाला, राइफल चलाने वाला इंसान है, उसने कंधे पे रख के उसको चलाया, तो
तो जो बुलेट है वो बहुत तेजी से आगे गई और उसने सेम फोर्स लगाया, जितनी फोर्स से वो आगे गई उसने उतना ही बैकवर्ड फोर्स लगाया और कंधा कैसा हो जाता है, रिकॉइल हो जाता है। दूसरा जो है एग्जाम्पल रॉकेट वाला, रॉकेट कैसा होता है, ऐसा कुछ कुछ होता है, और ये जब आसमान में जाता है ना तो कैसे जाता है, बहुत तेजी से फोर्स लगाता है, कैसे, नीचे, और यहाँ से भी बहुत तेजी से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट होता है और इसको कहाँ फेंक देता है, आकाश में, स्काई में फेंक देता है। अच्छा, रॉकेट से याद आया, अभी क्या चल रहा है न्यूज में, ये नाम सुना है, ये नाम है शुभांशु शुक्ला। तो हमारे यहाँ से अंतरिक्ष में 41 इयर्स के बाद कोई गया है तो वो है शुभांशु शुक्ला जी। ये लखनऊ से हैं, IAF हैं, इसरो के मिशन में जुड़े हुए हैं और एक्सियम 4 जो नासा का मिशन है उसमें भारत की तरफ से ये गए हुए हैं। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जीके के जो आप जो रनिंग में चलता रहता है ना उसको याद कर लीजिए। अब इनका नाम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1984 में राकेश शर्मा जी गए थे, है ना। उसके बाद कौन गया है 41 इयर्स के बाद, शुभांशु शुक्ला। अब कहाँ से गए हैं, अमेरिका से गए हैं, फ्लोरिडा से गए हैं, वहाँ पे जो कैनेडी सेंटर है वहाँ से गए हैं। वहाँ से इनको कौन से रॉकेट में, फॉल्कन में इनको बिठा के, तो पूरी एक टीम है, उसमें और भी देश के लोग हैं, पोलैंड वगैरह की हैं, जो कि उनके यहाँ से भी काफ़ी सालों के बाद। तो ये एक मिशन है एक्सियम 4 जो स्पेस में ISS में जाएंगे, ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ जाके ये रिसर्च करेंगे। तो खैर उस पर बाद में जाएंगे। ये जो है अपना रॉकेट वाला, ये भी एग्जाम्पल किस में आएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो यहाँ पे जाके हमारी यूनिट तो पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी डिस्क्रिप्टिव जो भी चीज़ें हैं और मैथमेटिकल जो भी आंसर और क्वेश्चंस हैं वो सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग अगर पढ़ रहे हो मेरे साथ साथ तो आप बताइए, तो मैं उसको उसी तरीके से सॉल्व कराऊंगी जैसे आप चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन।